सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारे साथ आज चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिज्म का जो बुनियादी यूनिट है आपके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी हमारे साथ कब शुरू हुई? आपके साथ एक और था या मिनरल आप इसे बोलें, उसकी डिस्कवरी हुई आपके साथ जिसको लोडस्टोन बोला जाता था। लोडस्टोन, इस मिनरल की ख़ास बात ये थी कि ये आपके साथ आयरन जो है या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल जो है उनको ये अट्रैक्ट करता है। आयरन को अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को या तो ये अट्रैक्ट करता है तो ये रिपेल करता है। तो इस अजीब प्रॉपर्टी की वजह से हमारे साथ मैग्नेटिज्म की फील्ड में स्टडी में इंटरेस्ट लिया जाने लगा। ये जो लोडस्टोन है इसके बारे में आज कल हम काफ़ी कुछ जानते हैं और इसको हम मैग्नेटिक आयरन और या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड 19वीं सदी के आखिर में आपके साथ तकरीबन तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने टेस्ट कर लिया था उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर के मुताबिक और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और कैटेगरीज में उन्होंने रखा उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के मुताबिक। इलेक्ट्रिसिटी की जब आपके साथ डिस्कवरी हुई तो आपके साथ ये बात सामने आई कि जब आप एक स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट को वायर में से फ्लो करवाते हैं तो वो आपके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ एक वायर है, उसमें से आपने करंट आई को पास किया है तो मैग्नेटिक फील्ड आप इससे राइट हैंड रूल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में और बाकी जो 4 फिंगर्स हैं उनको आप कर्ल करेंगे तो आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ क्लोज्ड फील्ड होती है। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाता है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप एक वायर लें और उसके गिर्द आप एक शीट लगाएं, कार्डबोर्ड शीट हो या जो भी शीट हो, और आप इसके इर्द गिर्द कुछ कंपास रख दें और आप इसमें से करंट तो जब आप एक वायर में से करंट को गुजारेंगे और उसके इर्द गिर्द शीट पर आप कुछ कंपास रखेंगे और कंपास की जो सुइयाँ होती हैं आपके साथ वो एक सर्कुलर पाथ में आपको डिफ्लेक्शन शो करेंगी और इस सर्कुलर पाथ आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ क्लोज्ड फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ वेक्टर फील्ड है एक, और इसको हम बी से शो करते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये बी जो है आपके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन। इस बी के बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बी जो है आपके साथ ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है और उस मैग्नीट्यूड कितना है। ये भी आपको इस चीज़ के बारे में बताता है। अगर आपके साथ एक वायर हो जिसकी लेंथ आपके साथ एल हो, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को आप परपेंडिकुलर रखें। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं और अब आप इसमें से एक करंट आई को गुजारें तो हमें पता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग करंट आपके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके वायर के इर्द गिर्द आपके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि आपके साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और आपके साथ रिजल्ट के तौर पर
इस वायर पर एक फोर्स F एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स F है ये आपके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। जितना आपके साथ करंट ज़्यादा होगा वायर में उतना ही आपके साथ फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। L पे जितनी आपके साथ वायर की L ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, वायर ज़्यादा लेंथ वाला होगा, लंबा होगा, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके साथ है बी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये जो फोर्स है आपके साथ साइन ऑफ थीटा पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड और वायर जो है जिसकी लेंथ L है उसके दरम्यान भी क्या एंगल बन रहा है। साइन थीटा आपके साथ इसलिए आता है क्योंकि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो फोर्स आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट आपके साथ स्केलर क्वांटिटी है और लेंथ हमने यहाँ पर वेक्टर सपोज किया है और मैग्नेटिक फील्ड वो भी आपके साथ एक वेक्टर फील्ड है। तो जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ रिजल्ट के तौर के साथ ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम वेक्टर प्रोडक्ट ये साइन थीटा लगाते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट होता तो हम कॉस थीटा लगाते। इसके फैक्टर्स क्या हैं, किन किन फैक्टर्स पर ये फोर्स डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी आपके साथ एक वायर में आपके साथ करंट जो होता है उस पर ही डिपेंड करता है। जितना इसके साथ ज़्यादा करंट होता है वायर में उतने आपके साथ ज़्यादा फोर्स होगा। और वायर की लेंथ L पर डिपेंड करता है। जितने आपके साथ वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी आपके साथ ज़्यादा फोर्स इस पर एक्ट करेगी। और एंगल थीटा पर डिपेंड करता है जो कि आपके साथ एक वायर की लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B के दरम्यान में होता है। आपके साथ ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। इस केस में ये फोर्स आपके साथ मैक्सिमम होगा जब वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे। एंगल यहाँ पर आपके साथ 90 डिग्री बनेगा। एंगल आपके साथ है 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का हमें पता है कि वो हमारे साथ 1 के इक्वल होता है। तो फोर्स आपके साथ आ जाएगी ILB। इस केस में आपके साथ फोर्स मैक्सिमम होगी। अब अगर वायर आपके साथ हमने वायर लिया है और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को इसके पैरेलल रखते हैं, जिस डायरेक्शन में वायर की लेंथ है उसी डायरेक्शन में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपके साथ फोर्स मिनिमम या ज़ीरो होगी। ये दोनों आपके साथ पैरेलल हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ पैरेलल हो रही है वायर की लेंथ L के, तो आपके साथ थीटा 0 डिग्री बनेगा। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का हमें पता है जो हमारे साथ 0 के इक्वल होता है, तो F आपके साथ 0 आ जाएगा। यानी इस केस में आपके साथ फोर्स या तो मिनिमम होगी या तो 0 होगी। अब फोर्स आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के आपके साथ डायरेक्शन भी होती है और उसका आपके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन पर रखें। आपको स्क्रीन में ये फ़ोटो नज़र आ रही होगी। तो थंब जो होगा आपके साथ वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जो फर्स्ट फिंगर है आपके साथ ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा और जो सेकंड फिंगर है आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो इस केस में करंट आपके साथ इस डायरेक्शन में जाए तो सेकंड फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन इस जाने बताएगी और फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बताएगा। तो फोर्स जो होगी वो आपके साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बी जो है वेक्टर बी ये आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो बी का यूनिट अभी मालूम करने के लिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू ILB। तो हमें बी का यूनिट चाहिए, IL को आप बोथ साइड डिवाइड कर लें, IL और IL।
तो आई एल और आई एल आपके साथ कैंसिल, बी आपके साथ आ जाएगा एफ होल डिवाइड बाई आई एल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट आपके साथ क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है आपके साथ टेस्ला। और एक टेस्ला आपके साथ कितना होता है? ये मिसाल के तौर पर आपके साथ एक वायर है, इस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और इसमें से करंट हमने 1 एम्पेयर गुजारा है और इसकी लेंथ है आपके साथ 1 मीटर। तो आपके साथ टेस्ला इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये आपके साथ यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बी का, टेस्ला। आपके साथ दूसरा यूनिट भी है जिसको हम गॉस बोलते हैं। तो एक गॉस आपके साथ इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के, और इस तरह एक टेस्ला आपके साथ इक्वल होगा 10⁻⁴ गॉस के।